चलिए बेटा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब बढ़ते हैं हम पावर पे। कोई मुझे बताएगा पावर का टाइटल नंबर क्या था? हमदान, पावर का टाइटल नंबर 6.6। 6.6 पावर है ना। अब ये पावर है क्या? व्हाट इज पावर है ना। क्या लगता है पावर क्या होगा? ताकत बोले उसको बोलते हैं पावर। इसको फिजिक्स में ऐसा डिफाइन किया है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं और समीर दोनों जिम जा रहे हैं, है ना। जिम गए, जिम 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 है ना। अब चलो इधर ध्यान दो सब लोग इधर। मान लो मैंने और समीर ने दोनों साथ में ऐसा खड़े हुए हैं साइड में, और क्या हालचाल बोल के दोनों की बातें चालू है मिरर के सामने, है ना। और एक 10 किलो वाला डंबल है, ऐसे इमेजिन कर लो। और है ना, मैंने उठाया भाई वो डंबल को। अब देखो इस तरह से मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, और जिसके कारण मैं क्या करें, मेरे मसल्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क कर रहे हैं। अब मैं क्या देखता हूँ कि मैंने एक मिनट में मैंने 10 बार उसको ऊपर नीचे किया, है ना, ऐसा। फिर भाई आई समीर की बारी, है ना। समीर ने वो डंबल को उठाया, है ना। उसने एक मिनट में, है ना, 30-40 बार उसने कर डाला, है ना। अहमर की बात अलग, साउथ इंडियन हीरो है वो यार, है ना। तो अब भैया देखो क्या है भाई, क्या हुआ, समीर ने भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया। समीर ने भी सेम वर्क तो सेम था, हाइट h तक लाना था, है ना, मगर उसने कम टाइम में ज्यादा वर्क, या हम लोग कहेंगे कि उतने ही टाइम में जितना टाइम मैंने लगाया था, 1 मिनट का टाइम जो था, तो उसमें उसने ज्यादा वर्क किया। आया ना समझ में? तो भैया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क सेम था और टाइम कैसा लगा, कम लगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने 10 बार ऊपर नीचे किया कितनी मिनट में, तो 1 मिनट में, तो इसने 10 बार ऊपर नीचे कर लिया 20 सेकंड में, 1/3, है ना। अब उसको देखो मत बेचारे को। तो अब कहेंगे भैया इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, पावर। कि आप वर्क कर रहे हैं मगर कितनी तेजी से कर रहे हैं, उस चीज को डिफाइन करते हैं पावर। तो हम लोग कहेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो आप कितनी तेजी से कोई काम कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं पावर। जब हम पावर स्टडी करते हैं तो उसको दो तरह से स्टडी करते हैं। एक आता है एवरेज पावर, एक आता है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या है? द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम required. The ratio of work done to the time required is called as average power. उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एवरेज पावर कहते हैं। अमजद डाल दो इसमें इंक, पकड़ो कैच। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, या फिर जिसको आप सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम लिख सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार ये अलग अलग, ये कैसा कब आता है ये सिचुएशन। देखो कैसा जनरली आप तो ऐसे रफली तो कुछ भी लिख सकते हैं फिलहाल, रफली, है ना। प्रिसाइसली अगर देखें तो ये सिचुएशन क्या है, देखो एकदम थोड़ी देर के देखो, सुनो इधर। अब हुआ ये कि ये नीचे जो था, जो डंबल था, वो नीचे ज़मीन पे रखा हुआ था। तो ज़मीन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। अब जब उसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से मैं टाइम को गिनना चालू करूँगा, तो देखो 0 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, है ना। ऑफिस का 6 7 8 9 10,
मैंने यहां तक के उसको रेज किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पावर सिर्फ यहां से यहां तक कैलकुलेट कर रहा हूं। जब मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूं मेरी, तो मैं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन देख रहा हूं। तो क्या मुझे क्या लगता है आपको, जब यहां पर था शुरू में, तो क्या मेरा वर्क जीरो था क्या? नहीं, मैंने वो उसको वहां से उठाने में वर्क किया था ना, हुआ था ना, थोड़ा बहुत तो वर्क हुआ ही होगा ना, वहां से उठाने में यहां तक थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा ना। 0 सेकंड्स यहां से थे क्या? 0 सेकंड्स कहां से थे? जमीन से थे। मगर आपने शुरुआत कहां से, आप स्टडी कहां से कर रहे हो? यहां से। आप स्टडी यहां से कर रहे हो। तो जब मैं यहां से स्टडी कर रहा हूं, है ना, यहां से मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा अच्छा ठीक है, जब वहां से उठा के लाया था तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था? तो बोले जो भी था डेल्टा यू, और उसके कारण जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? तो बोले W1। उसके कारण कितना वर्क हुआ? W1। फिर अब उसको ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया? W2। तो बोले यहां से यहां लाने में वर्क डन कितना हुआ होगा? मैं बोलूंगा देखो तुम नीचे से गिनो, नीचे से यहां तक कितना वर्क डन हुआ था? तो बोले W1। और नीचे से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ? W2। आप समझ रहे ना, वो जो डंबल था मैंने जमीन से लाया था उठा के, तो मैं जमीन से यहां तक पहली पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? W1। फिर यहां से मैं बोलूंगा ये ऊपर वाली पोजीशन पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा? W2, है कि नहीं? फिर मैं बोलूंगा अच्छा सिर्फ यहां से यहां तक कितना वर्क डन लगा होगा? फिर तो बोले भैया यहां से यहां तक W2 है, यहां से यहां तक W1 है, तो पूरे W2 में से तुमको W1 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक रहेगा W2 माइनस W1। ठीक है, समझ में आया? तो अब W2 माइनस W1। इसी तरह जब यहां पहुंचा था तो टाइम कितना था? T1। यहां पहुंचा था तो टाइम कितना था? T2। तो मैं बोलूंगा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1, है ना। मैं स्टडी यहां से कर रहा हूं कि यहां से कर रहा हूं? फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक, है ना। मैं यहां से यहां स्टडी कर रहा हूं ना, तो यार नहीं समझ तो बोलना है बिंदास। तो यहां से यहां तक कर रहा हूं ना स्टडी में, तो जब मैं यहां से यहां तक स्टडी कर रहा हूं तो यहां आपकी ऑलरेडी वैल्यू मुझे मालूम थी वर्क डन। यहां से यहां लाने में वर्क डन W1 रखा था और यहां से यहां लाने में वर्क डन W2 लगा था। तो उस वजह से मैं बोलता हूं कि भैया यहां पर पावर कितनी है, तो आप कहते हैं सर वो W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। यानी कि आपको क्या कहेंगे? डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, ऐसा हम कहते हैं। और अगर मैं कहूं कि ठीक है मुझे क्या करना है, ग्राउंड से कोई चीज को ऊपर उठा के लाना है, ग्राउंड से कोई चीज को ऊपर उठा के लाना है, मुझे मालूम है कि यहां वर्क डन कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड पे रखी हुई है। फिर यहां उठा के लेकर आ रहा हूं मैं, ये वर्क डन कितना होता है? W2, है ना। चलो W2 को मैं W ले लेता हूं। तो अब मैं कहूंगा भाई अब मुझे बताओ वर्क डन कितना है, तो अगेन W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1। मान लो यहां टाइम T1 कितना था, तो बोले 0 सेकेंड्स। यहां टाइम T2 कितना था, तो बोले T सेकेंड्स। तो भैया ठीक है, तो W माइनस 0 T माइनस 0 यानी कि सिंपली W अपॉन 2। यानी डायरेक्ट आप कहां से स्टडी कर रहे? ग्राउंड की पोजीशन से, है ना। डायरेक्ट हम वहां से स्टडी कर रहे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी। तो ऐसे सिचुएशन में आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं अगर बारीकी से देखें तो। मगर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप अगर दोनों में से कुछ भी लिखकर सॉल्व करेंगे ना, ऑलमोस्ट आपको सेम सिचुएशन मिल जाएगी। मगर नॉलेज रखे तो बेहतर है ना, कि भैया कब कौन सा सिचुएशन इस्तेमाल कर रहे। कहीं मैं अगर ये WT लिख दे रहा तो उसका मीनिंग क्या है, कहीं मैं ये वाला लिख दे रहा फॉर्मूला तो उसका मीनिंग क्या है, तो ये मालूम होना चाहिए, है ना। मतलब सिंपल कि आप एक जर्नी को टुकड़ों में स्टडी कर रहे, है ना। आप यहां से यहां तक की जर्नी को टुकड़ों में स्टडी करें कि भाई यहां से यहां तक का वर्क डन, तो आप ये लेते हैं। पूरी जर्नी को 0 से स्टार्ट किए तो ये वाला वर्क डन, है ना, इस तरह से। तो चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने, बेटा खोल दो दरवाजा। तो अब ये था आपका एवरेज पावर। अगला जो आने वाला है वो है इंस्टेंटेनियस पावर। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? भाई किसी भी इंस्टेंट पे करने वाला वक्त, सॉरी पावर, तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। वही सिचुएशन अगर देखो आप, है ना, आप लेके जा रहे थे, आप यहां इस सिचुएशन पे जब बस यहां पहुंचे तब तुम्हारी पावर क्या थी, तब तुम्हारा वर्क डन अपॉन टाइम कितना था, है ना। किसी एक सिचुएशन पे, एक जगह पर, एक पॉइंट पर, एक वक्त पर, एक वेलोसिटी पर तुमसे पूछ लिया जाए भाई बताओ तुम्हारा पावर क्या था। एक बड़ी जर्नी की बात नहीं कर रहे अपन,
है ना, किसी भी एक पोजीशन, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक टाइम पर, किसी एक वेलोसिटी पर आपसे पूछ ली जाए आपकी पावर क्या थी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो मैं इसको यहां ऐसे लिखूंगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट is called as instantaneous power, instantaneous power। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क किसी भी इंस्टेंट पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब भैया देखो, आपको तो कैलकुलेट ये करना है, चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, मगर टाइम की लिमिट कैसी रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, है ना। तो अगर टाइम की लिमिट बहुत छोटी रहेगी तो उस सिचुएशन में एक स्पेशल टूल का आप इस्तेमाल करेंगे, फिर वो क्या है, डेरिवेटिव्स, है ना। अब तुम खुद एक बात सोचो, जो मैं हमेशा बोलता, अपन जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना उसको स्टडी करते जाएंगे, दिमाग के ढक्कन खुलते जाएंगे सिचुएशन। अब मुझे बताओ, जो डेरिवेटिव एकदम पहले अलग ही कुछ लग रहा होगा, जब पहली बार तुम्हारे सामने आया होगा, धीरे 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 उसकी परत खुलती जा रही कि नहीं, है ना, धीरे धीरे उसको फील आते आ रहा कि हाँ हाँ समझ में आएगी, पॉइंट समझ में आ गया करके, है ना। अगर आगे जाके एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बस मैं डायरेक्ट बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दूंगा, और तुम समझ जाएंगे इस बात की, हाँ क्योंकि ये चेंज बहुत छोटे वक्त में हुआ है ना, बहुत छोटी सी चीज सिचुएशन में हुआ है, इसीलिए उसको वहां पर अपन क्या ले रहे, डेरिवेटिव ले रहे। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है फिजिक्स का, इट विल टेक टाइम, है ना। अगेन इट इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो भैया अब आपने देखा कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है। भाई बात ऐसी है, बट मैं एक बात जानता हूं। बोले क्या बात, तो बोले यार देखो ऐसी बात है कि वर्क डन जो होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने पढ़ा है, इसका पहले टॉपिक था वो, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्यों ना मैं उस डब्ल्यू की जगह वो वर्क डन की वैल्यू डाल दूं। तो भैया ऐसा है कि इंस्टेंटेनियस पावर फिर क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा भैया डी बाई डी टी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, डी बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। और अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है, जो कि होता है जनरली सिचुएशन में, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसे मैं क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। तो अगर फोर्स को मैंने बाहर निकाल लिया तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर एस अपॉन डी टी, है ना, वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर एस अपॉन डी टी। डी वेक्टर एस अपॉन डी टी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हाट इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो यहां से फिर इंस्टेंटेनियस पावर का एक फेमस फॉर्मूला तुम्हारे सामने आएगा, याद रखना, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, इंस्टेंटेनियस पावर का, है ना। अगर मैंने गाड़ी की कोई वेलोसिटी दिया हुआ है कि मैंने देखा मेरे को गाड़ी इस वेलोसिटी से जा रही है, बताओ उस वक्त उसकी पावर क्या है ना। आप कार चला रहे हो, 60 की स्पीड से आप कार चला रहे हो, जब मैं गाड़ी को 60 की स्पीड से चला रहा हूं, मुझे जानना है उस वक्त मेरी गाड़ी की पावर क्या है। ऐसा नहीं कि अकोला से बालापुर तक के गया तो भाई बता मेरी पावर क्या गाड़ी की, है ही ना समझ में। तो किसी एक पोजीशन पे, किसी एक टाइम पर, किसी एक वेलोसिटी पर अगर आपसे पावर पूछ ली जाए तो आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है। आया समझ में आपको, ठीक है, तो लिख लो भाई फटाफट। इधर का हो गया। अगला हम लोग लिखेंगे यूनिट्स ऑफ पावर। यूनिट्स ऑफ पावर, SI यूनिट। देखो वैसे तो इसका SI यूनिट वैट है, वैसे तो जनरली साइंटिस्ट के नाम पे लिखा हुआ वैट है। और अगर आपको याद होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, जो कि हाँ एक और बात, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं आपको, आजकल में 1-2 दिन में एक सेशन चालू होने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जो खासतौर से जो स्टूडेंट्स हमारे जो 12th के दो दूसरे नए आए हैं, और आप लोग भी 11th के भी जो जिन्होंने थोड़ा लेट एडमिशन लिया है या जो रिवाइज करना चाहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो 10-15 दिन का टास्क है वो कुछ उसका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और वेक्टर्स दूंगा मैं इसमें, है ना। हो सकता है प्रोबेबली एक तो वो 7:30 से 8:30 हो,
पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी है या फिर वो शाम में होंगी बैच, है ना। नहीं, मैं मेरे हिसाब से देख के करूँगा, आपके हिसाब से नहीं, है ना। मेरे को मेरा देखना पड़ेगा। ये 15-20 दिन का है, अगर आप चाहे तो वो अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग रिवाइज हो जाएगा किसी का, है ना, रिवीजन के खातिर, और कुछ या फिर आप थोड़ा जिन लोग नए आए हैं, जिन लोग को उस टाइम चैप्टर छूट चुका था, तो वो भी कवर कर सकते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट और वेक्टर्स, ये 2 चैप्टर्स मैं लूँगा उसमें, है ना। ठीक है, वैसे वेक्टर तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चलो देखो, एसआई यूनिट क्या आएगा, वैट या फिर जूल पर सेकेंड, है ना। तो जूल पर सेकेंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं भैया, जूल को अपन ने क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर लिखे थे ना अपन ने। हाँ, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये 3 एसआई यूनिट्स इसके सामने आते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका सीजीएस यूनिट होता है सबसे पहले तो अर्ग, या फिर आप यहां से ले सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। फिर एक आता है प्रैक्टिकल यूनिट, आमतौर पे जिंदगी में, लाइफ में हमारे, कि हम कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 किलोवाट। जब भी आप कोई मशीन्स लेते हैं उसमें किलोवाट में रहता है। गाड़ियां जो लेते हैं वो हॉर्स पावर में होती है, हॉर्स पावर, किलो वैट, हॉर्स पावर, मेगा वैट, है ना। ये पावर प्लांट्स में जो पावर जनरेशन होता है मेगावाट में लिखा जाता है हमेशा। और कौन सा है रे भाई, बस इतना ही है प्रैक्टिकल यूनिट्स अपन जो देख रहे हैं। तो भाई किलोवाट, हॉर्स पावर, मेगावाट एटसेट्रा। और एक और बात बता दूं, कन्वर्जन्स, वन जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वैट, वो तो किलो के नाम से समझ में आता है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वैट। मेगा बोलो या मिलियन बोलो, मिलियन बोलते, मेगा भी बोलते, है ना। 1 मिलियन में कितने जीरो रहते रे भाई, 5, 6, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो वही मिलियन या फिर मेगावाट। फिर उसके बाद जूल हो गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, हॉर्स पावर क्या हो गया रे भाई, 746 वैट। और फिर इधर ऊपर लिख देता हूं मैं इसका, इधर आएगा फिर डायमेंशंस। डायमेंशंस तो आपको पावर की याद ही होना चाहिए। गुड, m1 l2 t-3, है ना। वर्क डन का m1 l2 t-2 अपॉन टाइम, टाइम का t1, तो t-2 -1 t-3। ठीक है, देखो फटाफट, अमजद सेठ, हमको जरा पानी मिलेगा। ये वाला हो गया, एनीबडी?
चलो जल्दी जल्दी लिखो। जैसी 12th की बैच खत्म हो गई तुम्हारा सेशन 2 घंटा। सेकेंड डीपीपी नहीं लिए क्या अपन ने? सॉल्व नहीं किए गया अपन ने? हाँ देखो, कल इंशाल्लाह अपन सेकेंड डीपीपी सॉल्व भी कर लेंगे और बाकी के भी दे दूंगा मैं इंशाल्लाह आपको, है ना। ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ पावर। नॉलेज इज पावर। हमारे स्कूल में असेंबली होती थी, है ना, तो हमारे जैसे असेंबली में कोई ना कोई एक एक्टिविटी करना पड़ता था, है ना। कुछ आके एक पहले कर रहा था कि भाई वो न्यूज़ पढ़ेगा, फिर थॉट ऑफ द डे, क्विज, है ना, ऐसा। अब मेरी क्लासमेट तो उसने जैसे थॉट ऑफ द डे दी, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो पावर को जैसा पार ऐसे बोलते हैं ना, जैसे वो अमेरिकन एसेंट में आए वो क्लास में। हमारे काकानी सर क्लास टीचर थे और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टीचर थे मैथ्स के, और उनका हाल ही में जो डेथ हुई कैंसर की वजह से। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एकदम फ्रेंडली, कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त। तो इधर है, व्हाट इज दैट? ईशा बोले, ईशा नाम तो बस लड़की का, ईशा। व्हाट इज दैट? नॉलेज इज पापा, इट इज योर पप्पा। चलिए, ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ पावर। व्हेन अ ग्राफ is plotted between work and time. When a graph is plotted between work and time, the power can be calculated by इवैल्यूएटिंग। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, गौर से सुनो, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया बेटा मैंने? अरे बेटा गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में? वर्क और टाइम। भाई फिर से बोलो, किस किस के बीच में? वर्क और टाइम, इनके बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी गुड। स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्यों? डेरिवेटिव है, वेरी गुड, है ना। क्योंकि भैया वर्क का टाइम का जब डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे मिलता है पावर। तो भैया हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देगा? पावर देगा। तो हम लोग कहेंगे बाय इवैल्यूएटिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो देखो भाई ऐसा है, मैंने देखो यहां पर ग्राफ प्लॉट कर लिया, इट इज वर्क डन एंड दिस इज टाइम, ओके। और ग्राफ जो है मेरा सिचुएशन ऐसा है, सीधा लीनियर ग्राफ आगे गया है, सीधी सीधी लाइन जिसको हम लोग कहेंगे, इसी तरह से आगे गई है। अब ऐसा है, यहां पे मैं कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करता हूं, है ना, कोई भी 2 पॉइंट्स। सब लोग ध्यान दे बेटा, इधर कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर किया मैंने। यहां टाइम t1 हो रहा था, यहां वर्क डन W1 हो रहा था, यहां टाइम t2 हो रहा था, यहां वर्क डन W2 हो रहा था, है ना।
जब ये टाइम T1 वर्क डन W1, ये टाइम T2 वर्क डन W2। जब मैं यहां से लेकर यहां तक का स्लोप लूंगा, आप जैसे देख सकते एक जैसी ढलान है, स्लोप एक जैसा है ना, कम ज्यादा स्लोप है क्या? नहीं, एक जैसा स्लोप है। तो ये जो स्लोप मैं लूंगा जो कि आएगा W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना, ये जो स्लोप आपको देगा वो असल में क्या देगा आपको? एवरेज स्लोप देगा। ये क्या देगा बेटा आपको? एवरेज स्लोप या एवरेज पावर देगा, सॉरी नॉट एवरेज स्लोप, एवरेज पावर देगा। क्योंकि आप दो टाइम, बड़े टाइम इंटरवल्स के बीच का पावर निकाल रहे हैं ना आप, तो द टाइम गैप में, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये एवरेज पावर देगा। और अगर आपने किसी एक पॉइंट को ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने जो टाइम टी का है, और ये वर्क डन यहां है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में वर्क डन कितना था? W था। इस पर्टिकुलर टाइम में वर्क डन कितना था? W था। तो अब मैं बोलूंगा भैया ये क्या होगा? तो बोले ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा। अगर यहां की वर्क डन को आप यहां के टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वो आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर मान लेते को क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, कोई ग्राफ ऐसा एकदम दिया हुआ है रफली कि देखो ये ग्राफ हमने बनाया है, और देखो ये 2 सेकेंड्स, ये 4 सेकेंड्स, सॉरी 4 जूल, और फिर यहाँ पे 3 सेकेंड्स, और यह 6 जूल, ये वर्क डन है, ये टाइम है। तुमसे कोई पूछा जाए कि भाई हमको पावर बताओ व्हेन एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स, सवाल ऐसा आया कि आपको पावर बताना है, कब बताना है? जब टाइम कितना हो रहा होगा? 2 सेकेंड्स। अरे भाई मेरी बात सुन रहे क्या आप? समझ रहे क्या आप? हाँ, ये वर्क और टाइम का ग्राफ है। ये टाइम कितना हो रहा? 2 सेकेंड, उस पर वर्क कितना आया? 4 जूल। जब टाइम 3 सेकेंड हो रहा था तब वर्क कितना था? 6 जूल। मैंने कहा आपसे कि भाई जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है, जब टाइम 2 सेकेंड, बेटा यार मेरे को लिंक टूट जाती, कर लो ठीक है उसको पहले। हाँ हाँ हो गया। तो जब टाइम 2 सेकेंड हो, तुम लोग अहमद तेरे को बदक के जैसे तेरी चोच ऐसे तो करते रहती, सीधा बैठ, मुंडी का, हाँ वैसे ही बैठ रहे, अकड़ जाएगा बेचारा। तो देख भाई अब ऐसा है कि जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है, कितना टाइम? 2 सेकेंड, तब वर्क कितना हो रहा? 4 जूल। तो जब मैं इस 4 जूल, सॉरी 4 भी कैसे लिख रहा मैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 2, जो कि क्या रहेगा बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर। कि 2 सेकेंड पे मेरी गाड़ी की पावर क्या थी? जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा था तब मेरी गाड़ी की पावर क्या थी? आई समझे? अब ऐसा है कि अगर मैं बोलूं अच्छा ठीक है एक काम करो, जब 2 से लेकर 3 पर जा रहा हूं मैं, 2 से लेकर 3 पे जा रहा हूं, तब बताओ 2 से 3 पे जाने में मेरी पावर क्या थी गाड़ी की? तो आप बोलेंगे 6 - 4 3 - 2, तो वो कितना आ जाएगा? 2/1, यानी कितना आ जाएगा? 2 जूल। कितना आया? 2 जूल। अब काम की बात क्या? काम की बात यह है कि आप देख रहे हैं कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर कैसा आ रहा? सेम आ रहा। और लॉजिक है यार, सीधी सी बात है, शुरू से लेकर आखिर तक ढलान एक जैसी है। तो किसी एक पॉइंट की बात बोलोगे या 2 पॉइंट्स के बीच की बात करोगे, वो सेम ही चाहेगी ना, है ना? तो इसीलिए यहां पर तो इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर सेम था। मगर अगर, है ना, मगर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, बोले सर कैसी? देखो तो सही, तो भाई देखो गजब, क्या नजर आया? गजब। अरे गजब नहीं रे बाबा, कर्व नजर आया ना। तो मतलब इस बार स्लोप सीधा सीधा है क्या? हाँ नहीं, जैसे जैसे बढ़ रहा स्लोप बढ़ते जा रहा, ढलान, है ना? ऐसा इमेजिन करो ये फिसल गुंडी है, यू नो स्लाइड, है ना? तो भैया वो फिसल गुंडी बोलते, क्या बोलते तुम लोग? फिसलौंडी, क्या नाम लगते? तोबा तोबा तोबा। तो भैया अब देखो भाई, अब ऐसी कोई फिसलौंडी है ना? अब भाई देखो आप आराम से चलते हुए जाएंगे यहां तक, मगर जैसे जैसे आप देखेंगे ऊपर बढ़ते आ रहा, आपकी स्लिप होते जाएंगे। तो भैया मुझे एक बात बता, यहां से लेकर वहां तक स्लोप एक जैसा है क्या? ढलान एक जैसी है क्या? नहीं है ना। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ूंगा, मान ले ये T1 ये T2, ये W1 ये W2, और अगर मैं यहां पर W2 - W1 लूंगा, W2 - W1 लूंगा,
जो कि T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 लूंगा तो ये मुझे क्या देगा बेटा, एवरेज वैल्यू देगा पावर की। ये मुझे क्या देगा, एवरेज वैल्यू पावर की, है ना। और अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर पॉइंट T है मेरे पास, है ना, उस पे वर्क डन क्या है, तो बोले W है। ओके, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, जब पर्टिकुलर टाइम T पर वर्क डन कैसे निकल कितना आएगा, तो बोले पर्टिकुलर टाइम T पे वर्क डन आएगा W/T। तो बोले ये क्या होगा, तो बोले ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा। इस बार क्या था, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर कैसा था, सेम था। तो मैं यहां लिख सकता हूं, थोड़ा यहां लिखूंगा, जगह नहीं है, तो तुमने इसके नीचे लिखना बराबर। तो भैया यहां पर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कैसी आती है बेटा, सेम है ना। अगर तुमको एवरेज पावर पूछा है, तुम आसानी से इंस्टेंटेनियस पावर निकालो और उसकी वैल्यू लिख डालो, फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर यहां ऐसा नहीं रहेगा, है ना। यहां पर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू सेम नहीं आएगी। एवरेज पावर क्या होता है, ये मान के चलते हैं कि लाइन यहां से यहां तक स्ट्रेट है। हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये लाइन यहां से यहां तक स्ट्रेट है और उसका एवरेज स्लोप निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसी जगह पे स्लोप क्या आएगा। और आपको शायद मालूम है वो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से एक टेंजेंट बनाते हैं, है ना। ये टेंजेंट बनाया जाता है और इस टेंजेंट का एंगल कितना आ रहा है, बोले थीटा। तो बोले भैया आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस के लिए tan थीटा लेना है ना। तो इस तरह से वो आप स्लोप कैसे निकालते हैं वो तो मालूम है, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो ठीक है, ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसी पर से फिर एक और चीज बनती है, बोले वो क्या, तो नोट कर, ये हो गया ना इधर का। चलो, तो अब ये नोट करने लायक बात है। बोले कौन सी बात है जो नोट करने लायक है, देखो, सिंस पावर P इज इक्वल टू dW/dt, हम जानते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, dW/dt। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, dW इज इक्वल टू पावर इंटू dt, है ना। तो अब अगर मान लो पावर जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, तो भैया वर्क इन द इंटरवल of T1 to T2 can be calculated as, तो देखो भैया सुनो मेरी बात गौर से, आपको मालूम P इक्वल टू dW/dt है। dW को क्या लिख सकते हैं आप, P इंटू dt। तो भैया अब हम कहेंगे कि वर्क को आप क्या कह सकते हैं फिर, तो बोले dW को क्या लिख सकते हैं आप, तो dW को P इंटू dt लिख सकते हो। अब मुझे अगर मैंने कहा कि मुझे जो वर्क है ना वो कैलकुलेट करना है एक बड़े से टाइम इंटरवल में, है ना, ये वर्क जो है वो कितना छोटे से टाइम इंटरवल dt में है, मगर मुझे अब वर्क जो कैलकुलेट करना है बड़े से टाइम इंटरवल में है। तो बेटा छोटे से बड़े की चीज अगर निकालना तो क्या करते हैं अब, इंटीग्रेशन। तो भैया अब मुझे वर्क डन कैसा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेके करना पड़ेगा, है ना। ऑफ कोर्स यहां पर जो टाइम रहेगा, पावर जो रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। अब मुझे बताओ अगर मुझे ग्राफिकली वर्क कैलकुलेट करना है, ग्राफिकली, हाँ क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। आपके पास पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ रहेगा और आपको एरिया अंडर द कर्व लेना है और आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। और मैं यहां लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी वो हो रही है कंजेस्टेड। एंड वर्क कैन बी ग्राफिकली calculated by taking area under the curve of PT ग्राफ, है ना, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो लिख लो बेटा।
हुआ? नोट था बस लिखा हुआ। अब न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करना है हमको। आज का दिन कौन सा है? ट्यूसडे है ना? सुन लो पूरी सब लोग बात, सब लोग सुने। थर्सडे तक सब लोग मुझे वर्क जो है, मॉड्यूल का जो वर्क का पार्ट है, पूरा वर्क का जो पार्ट है वो मुझे सॉल्व करके बताएंगे। थर्सडे तक टाइम दे रहा हूँ, है ना? हो गया पूरे वर्क हो गया पूरा? हाँ, तो उसको अच्छे से फेयर कर ले। जैसे लास्ट टाइम बताया था, एक प्रॉपर रजिस्टर या फिर एक पेजेस का बंडल ना, मुझे वर्क का पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक सॉल्व किया हुआ, खुद से मन से, गूगल का नहीं, है ना, वो चाहिए मुझे। उसके बाद मेरे बोलने का इंतज़ार नहीं करना है कि भाई बोलेंगे तो अगला करूँगा, बढ़ना है आगे। मैं कभी भी बोलूँगा कि भाई ये इतने दिन के बाद मुझे वो चाहिए, अब प्रोबेबली उसी दिन अनाउंस कर दूंगा अगला टारगेट। चलो हुआ? अरे तुमको एक चीज़ बताना है, अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह 8-10 दिन में तुम्हारी एक एक्टिविटी होने वाली है। बता रहे हैं। हाँ, हम इंशाल्लाह हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ एक एक्टिविटीज़ रखने वाले हैं आपके लिए। तो अभी स्टार्टिंग में भी जो एक्टिविटी होने वाली है आप सब लोग सुन लीजिए, है ना? इसमें पहला जो रहेगा वो क्विज कंपटीशन जैसा एक होने वाला है, जिसमें एक सुनते पूरी बात, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए या फालतूगिरी करने के लिए आए? तुमको गली क्रिकेट खेलना है कि डॉक्टर बनना है? हाँ, तो इधर ध्यान दो चुपचाप। तो उसमें तुमको एक जैसा है एक्टिविटी, जैसा कोई कंपटीशन जैसा रहेगा, जिसमें एक पूरा बॉयज़ वर्सेस बॉयज़, गर्ल्स का एक अलग से होगा, बॉयज़ का एक अलग से होगा, ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ऐसा बांटे जाएगा स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं कि भाई सारे मट एक जगह और सारे होशियार एक जगह, है ना? तो बातों का ध्यान में रख के ऑलमोस्ट कोशिश की जाएगी कि हर एक का पार्टिसिपेशन हो उसमें, एक ये रहेगा। फिर उसके बाद ऐसा है कि थोड़ी दिन के मतलब 2-4 महीने के बाद एक सेमिनार का कंपटीशन है, आपको प्राइस अच्छा खासा भारी रखेंगे उसके अंदर। और दूसरा एक फिर सेमिनार का कंपटीशन रहेगा, जिसमें सबको तो नहीं मगर कुछ लोगों को जितना है, जैसा टॉपिक वाइज सेमिनार देना पड़ेगा आपको। इस टॉपिक पे सेमिनार, उस टॉपिक पे सेमिनार, हर एक सब्जेक्ट का जो लेना पड़ेगा उसमें आपको।
सेमिनार मालूम है ना क्या होता है, लेक्चर देना पड़ता है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। फिर आगे जाके जब मेरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैं जल्द से जल्द कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, तब मैं एक टूर रखूंगा आपके पावर प्लांट्स के पास। तुम गए हो पावर प्लांट, गए होंगे ना तुम लोग एजुकेशनल टूर पे, पावर प्लांट पे, पारस या फिर इधर कहीं पावर प्लांट, तो वो उसका फंक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा है, ये सब चीज़ें। हाँ, तो देखो कैसा है कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो उसी से रिलेटेड है। तो जब वो चैप्टर शुरुआत हो जाएगी या फिर जस्ट उसके आसपास ही अपन लोग जाके एक विजिट मार देंगे वहाँ पे, है ना, कि भाई चलो देखो ये अब प्रैक्टिकली देखो यहाँ हो क्या रहा है वो, है ना। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें अपना है टारगेट करेंगे अपन कब। अभी के पहले नेगेटिव हो गए। और सुस्त आत्मा मत बनो, इधर ध्यान दो। अ कार ऑफ मास 2000 किलोग्राम, एक कार है जिसका मास जो है 2000 किलोग्राम है, इज लिफ्टेड बाय अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, उसे 30 मीटर की हाइट तक ऊपर उठाया गया। और कितनी देर में उठाया गया? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। व्हाट इज द पावर पूछा गया है ऑफ द बाय द क्रेन। पावर का हमको मालूम है वर्क डन अपॉन टाइम, हमें साथ ही साथ ये भी मालूम है कि वो चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी क्रेन मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही हुई, तो बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी क्रेन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh अपॉन टी। अच्छा, मास कितना है बेटा? 2000। जी को हम लोग 10 लेते हैं, h को कितना लेते हैं हम लोग? 30 मीटर्स। और फिर उसके बाद ये 60 सेकेंड्स। तो भैया ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद पावर का ये हो जाएगा 10⁻⁴, या फिर 10 × 10⁻³ वैट, या जिसको मैं बोलूँगा 10 किलो वैट। देखो जा, है ना, ये 2000 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 1000, है ना। 1000 में 3 जीरो, और ये 10 मिलके कितने हो जाएंगे? 4 जीरो। तो 10⁻⁴, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 × 10⁻3, और 10 × 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं? 10 किलो वैट, है ना। देखो फटाफट, from a waterfall, water is falling at the rate of 100 kilogram per second on the blades of turbine, on the blades of turbine, full stop. If the height of the fall is 100 meters, then the power delivered to the turbine is approximately, चलिए बताइए क्या आएगा? बातें नहीं, इधर ध्यान दो, फिर बाद में टेस्ट कैसे गोबर मार्क्स आते तुम्हारे। उधर वाला देखो, फ्रॉम अ वाटरफॉल, वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड। हर सेकेंड में, 1 सेकेंड में 100 किलोग्राम वाटर क्या है? नीचे गिर रहा है।
मतलब ये मास अपॉन टाइम की वैल्यू दी गई है। यूनिट से पहचानो ना, किलोग्राम पर सेकेंड। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। सेकेंड किसका है? टाइम का। तो ये मास अपॉन टाइम दिया हुआ है कि तुम्हारा मास अपॉन टाइम कितना है? 100 किलोग्राम पर सेकेंड। और ऑन द ब्लॉक्स ऑफ टर्बाइन इफ द हाइट ऑफ द फॉल इज 100 मीटर, फॉल का हाइट कितना है? 100 मीटर्स। तो वो कह रहा है कि देन द पावर डिलीवर्ड बाय द टर्बाइन इज अप्रॉक्सीमेटली, पावर डिलीवर्ड बाय टर्बाइन क्या होगा? 0.1 मेगावाट। हाँ कह सकते हैं। और किलो में 5 जीरो है ना, तो 100 निकाल दे अलग। 100 किलो है ना, 100 किलोवाट किलो में इसका आंसर है असल में। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे मास अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है तुमको? 100 किलोग्राम पर सेकेंड। और आपको हाइट कितना दिया हुआ है बेटा? 100 मीटर्स। तो फिर आपसे पूछा गया है पावर डिलीवर्ड। पावर का तो आता अगेन, यहां पर कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो भैया फिर वही होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम माइनस ऑफ डेल्टा यू। और माइनस ऑफ डेल्टा यू करने पर भी वो वही चाहेगा mgh। बोले ऐसे कैसे सर, माइनस में क्यों आ रहे? तुम देखो ना फाइनल कितना है? 0 है ना फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी? mgh। फाइनल कितनी हो जा रही है? 0। तो जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तुम डालोगे तो वो आएगा 0 माइनस mgh, 0 माइनस mgh आएगी। फाइनल माइनस इनिशियल रखते हैं ना अपन, तो 0 माइनस mgh आएगी। तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया? प्लस mgh। मग पुढे काय? पुढे काय रे? हाँ देखो P इक्वल्स टू m अपॉन टी कितना है? 100 किलोग्राम पर सेकेंड। G की वैल्यू कितनी है? 10। H की वैल्यू कितनी है? 100। अरे भाई देखो ये 100 को जैसे कि वैसे ही रखो और ये इनको 10⁻³ बना दो। तो बोले उससे फ़ायदा क्या है? उसको आप ऐसा लिख सकते हैं 100 किलो वैट। और जैसे कि बिल्कुल सोहन ने कहा कि इसको 0. मेगावाट भी बोल सकते हैं आप, है ना? 0.1 मेगावाट। बोले ऐसे कैसे? अरे आप जब 0.1 लिखोगे तो 10⁶ दोगे, और 10⁶ को क्या लिख सकते हैं? मेगा। A force applied by an engine of a train of mass 2.05 into 10, हाँ मैं वही देख रहा था कौन इतना 2.5 into 10⁶ किलोग्राम, 2.05 सॉरी 2.05 into 10⁶ किलोग्राम changes its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 minutes. The power of engine is, the power of engine is, the power of engine is. चला मग काढा. अमजद साहब, पैसा हजम. अब देखो, फोर्स इज अप्लाइड बाय एन इंजन ऑन ट्रेन
of an engine by an engine on a of a train of mass 2.05 into 10 raised to power 6 kilogram by engine of a train of mass 2.05 into 10 raised to power 6 kilogram changes its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 minutes. The power of the engine is. तो भैया यहाँ एक रेलगाड़ी है ना, यानी कि ट्रेन, उसका सामने इंजन है, उसके पीछे कई सारे डब्बे लगे हुए हैं. अब वो क्या कर रहा है, इंजन लगातार पावर अप्लाई कर रहा है, अपने इंजन को सप्लाई कर रहा है, जो क्या करे पूरी गाड़ी को खींचते हुए आगे लेके जा रहे हैं, है ना. अब गाड़ी की स्पीड को 5 मीटर प्रति सेकंड से उसको बढ़ा के क्या करना है, 25 मीटर प्रति सेकंड तक लेके जाना है. तो भैया उस चीज के लिए तुम्हारी गाड़ी को कितना पावर लगाना पड़ेगा. तो बोले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. अरे बहुत आसान है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी तोप नहीं है वो. देखो क्या क्या दिया, पहले लिस्ट बना लो. बोले यार हमको पहले तो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.05 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 किलोग्राम. हाँ जी, आगे क्या दिया हुआ है आपको भैया, इनिशियल स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया, 5 मीटर प्रति सेकंड. फाइनल स्पीड दिया है 25 मीटर पर सेकंड. अच्छा ये सब कारनामा कितनी देर में हुआ, 5 मिनट्स या आपको 300 सेकेंड्स कहेंगे, है ना, 5 मिनट्स या फिर 300 सेकेंड. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो. क्या करूंगा मैं, पावर निकालना है. पावर क्या होता है, पावर होता है. अरे फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एच. हाइट कहां बड़ी इसमें, ट्रेन की हाइट थोड़ी बड़ी, ट्रेन तो सीधी जाती ना. इसीलिए बोलते सुबह उठते से मोबाइल नहीं, पहले नमाज पढ़ना, मेडिटेशन करना, थोड़ा कुछ है ना, कूदा फांदी, मतलब कुछ तो भी एक्टिविटी करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दिमाग तेज चलता. बोल क्रिकेट सुबह सुबह, आगे क्या लगा आपने, कैसे काइनेटिक एनर्जी लगा दी आपने डायरेक्ट. ऐसा नहीं पकड़ना कि मास दिया, वेलोसिटी दिया तो काइनेटिक एनर्जी लगा, वो तो मोमेंटम भी लगता फिर. ऐसा नहीं करते बेटा, आप कंसेप्ट देखो ना, आप कंसेप्ट देखो. पहले आपको क्या निकालना है, पहले पावर निकालना है. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. नहीं, फोर्स इनटू वेलोसिटी कब लगती है, जब एक वेलोसिटी हो कि ये वेलोसिटी से जा रही है. यहां तो 2 वेलोसिटीज आ गई ना. पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम. क्या मेरे पास वर्क का ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है जिसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम. काय लेगा तुम्हाला काहीच येत नाही है? तो अरे भैया यहां पर पावर का ये फॉर्मूला लगेगा अपने को. कौन सा वाला फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. अब पावर इज इक्वल्स टू अगर वर्क डन अपॉन टाइम है तो मग काय, तो बोले भैया देखो हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर अपॉन टी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम का वो फॉर्मूला लगेगा. अब लगा भाई तुम्हारे पास सारी चीजें, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा, डालो वैल्यू डालो, सॉल्व करो, बताओ जल्दी जल्दी क्या आ रहा आंसर. टू 2.05 करेक्ट, 2.05 मेगावाट. तो देखो भैया हाफ ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी है 2.05
0.05 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय VF का स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। तो 625 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 अपॉन टाइम कितना चल रहा? खराब चल रहा, 300 सेकेंड। देखो भाई 625 में से गया 25, 600, ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600, ये 600 और ये 600 कैंसल, बचेगा कौन? 2.05 इंटू 10⁻6 है ना। तो अब बिल्कुल आप कहेंगे कि भाई वो क्या रहेगा? 2.05 मेगावाट। समझे ना? इसकी वैल्यू 600 आने वाली है। ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 अगेन, ऊपर का गया 600, नीचे का गया 600, फिर उसके बाद बचा क्या? 2.05 इंटू 10⁻6। In generation of hydroelectric power, in generation of hydroelectric power, comma, power, waterfalls from, तुमने शक्तिमान देखे क्या रे? उसमें एक था ना वो डॉक्टर ढंग रहा था ना, पावर। किसकी आंख में आया रे? Gravitational potential energy of water is converted into electric potential energy. Electric power रे, potential, gravitational potential energy is converted into electric power, sorry, with help of turbine. In one such event, comma, 7.2 into 10⁻4 kilogram of water falls per hour from height 100 meter and half of gravitational potential energy is converted into electric
energy, full stop. How much power is generated छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा बड़ा, वो इतना थोड़ी बड़ा है। इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलते हैं? जहां पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे अपने पारस में कौन सा है? हाइड्रो है क्या? वो थर्मल है, वो है ना। तो भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? एक ऊंचाई से पानी गिराया जाता है टरबाइन्स पे। टरबाइन क्या होता है? पंखे जैसे रहते हैं, उसके अंदर कॉइल रहता है जो गोल गोल घूमता रहता है। और जब देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और क्या बढ़ते जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद वो जब इस पर टकराता है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है टरबाइन्स में, वो गोल गोल घूमने लगता है ना, और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मगर इतना नहीं जाना है कि पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से रोटेशनल, रोटेशनल से फिर नहीं, डायरेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बदला काय में? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। खास बात यह है कि जितनी एनर्जी आपकी ऊपर से गिराने में कम हुई थी, जितनी एनर्जी कम हुई थी, तो जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो गई कहां? तो बोले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मगर इसके साथ एक प्रॉब्लम आया। बोले क्या प्रॉब्लम आया? बोले भाई पूरा पानी थोड़ी गिर रहा था उसके ऊपर, थोड़ा बहुत आजू बाजू भी गिर रहा था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उसमें से जो पानी ऊपर से गिर रहा था उसमें से जितनी पोटेंशियल जो उसकी कम हुई, सिर्फ उसमें आधी इस्तेमाल कर पाया अपन, सिर्फ आधी पानी उसकी एनर्जी का क्या हुआ? प्रॉपर यूज हो पाया। आया समझ में आपको? तो बोले अब बताओ, बोले भैया इलेक्ट्रिक पावर कितनी जनरेट होंगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 स्टेप में हो जाता। पहले तो आप क्या देखो कि जब नीचे आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। जब नीचे आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, है ना। दूसरा ये पता लगाओ कि जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा यूज में आया तो वो क्या बना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर डालो, बन गया पावर। आ गया आंसर, है ना। क्या बोला है देखो ना यहां पर, इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे थे, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, पानी एक हाइट से गिर रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, एक टरबाइन की मदद से। इन वन सच इवेंट, एक ऐसे इवेंट हम देख रहे हैं जिसमें 7.2 इंटू 10⁴ किलोग्राम ऑफ, कितना पानी बेटा? 7.2 इंटू 10⁴ किलोग्राम वाटर फॉल्स पर हर 1 घंटे में गिरता रहता है इसके पास, है ना। तो फ्रॉम द हाइट ऑफ, कितनी हाइट से? 100 मीटर पे से। अब वो आगे बोल रहा है एंड हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आधा जो है वो काम में आ रहा है हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करने में। तो भाई बताओ पावर जनरेशन कितना हुआ? चलो पता लगाओ कितना आएगा, सोचो। तो सबसे पहले लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो वो है mgh। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी कि 7.2 इंटू 10⁴ इंटू 10 इंटू हाइट कितना था रे भाई?
100 यानी कि 7.2 इंटू 10⁻³ है ना, तो 7 जूल्स। ये है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है। अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब इस लॉस से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई यार, इसका सिर्फ आधा जनरेशन हुआ, तो 1/2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻7 जूल्स, यानी कि आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻7 जूल्स। ये समझा गया भैया आपको? ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा है पावर प्रोड्यूस्ड। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, अब पावर कितना प्रोड्यूस्ड हुआ? तो बोले भैया वो तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं अपन उसको, वर्कडन बोलते चेंज इन एनर्जी होता ना, तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं अपन। 3.6 इंटू 10⁻7 अपॉन ये कितनी देर में हुआ? 1 घंटे का ना। 1 आवर को क्या लिखेंगे अपन? 3600, नहीं वो तो 1 मिनट का होता ना, नहीं वाह बराबर ना, 3600 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स 1 घंटे में। अब देखो भैया इसको क्या लिख सकते फिर अपन? हाँ, 0 को बढ़ा दो, कितने आगे सरकाना पड़ेगा? 1 2 3, तो 3 चला जाएगा इसमें से, तो बचेगा कितना फिर? 4, तो 10⁻4 वैट, यानी कि 10 किलो वैट, है ना। ये जैसा मैं देख रहा कितने डेसिमल आगे सरकाना पड़ेगा 3600 बनाने के लिए, तो 3 डिजिट आगे सरकाना पड़ेगा। जैसे एक मान लो कि यहां पर है ना डेसिमल, इसको बनाने के लिए 1 2 3, तो इसको 3 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻3 से, तो बचेगा क्या? 10⁻4, 10 किलो वैट। चलो लिख लो। चलो भाई आज का आखिरी क्वेश्चन ले ले। पावर के और बाकी है, कल देखना पड़ेगा हमको बाकी के। आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो, और तुम ही बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब 150 SC होता है क्या? कैसे निकालेंगे पावर? डॉट प्रोडक्ट लेके, वेक्टर F डॉट वेक्टर B, है ना, वेक्टर फॉर्म में है ना वो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 50
-30 कितना हो जाएगा ये 120 ना, प्लस 120, इसमें से कितना निकलेगा 140 आ रहा, 140 जूल्स। आया समझ में? कुछ नहीं था, ये 5-6 क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। ओके।